मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मेहंदीकुई। कल हम बात कर रहे थे मित्रों डेमोक्रेसी, शासन व्यवस्था की मीनिंग डेफिनेशन के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में और उनके भेदों के बारे में। आज हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित ऐसी शासन व्यवस्था हैं जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता का आशय है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करता है तथा लोक प्रभुता की धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए ही निर्वाचित होना चाहिए और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने का साधन है और शासक वर्ग द्वारा चुनाव को टालने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात कही लोकप्रिय नियंत्रण। न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो तो जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। जनता द्वारा शासक वर्ग का यह नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रखा जा सकता है। तीसरी जो बात कही लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित अन्य सभी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। संचार साधनों, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। जनता तथा शासक वर्ग निरंतर संपर्क की स्थिति विद्यमान हो। शासन और जनता जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होनी चाहिए। दूसरी जो बात कही है राजनीतिक और नागरिक समानता। पहला हुआ लोक प्रभुता में विश्वास, जिसमें हम 2-3 चीज़ें देखी। लोकप्रिय नियतकालिक चुनाव होने चाहिए, लोकप्रिय नियंत्रण होने चाहिए, लोकप्रिय प्रभाव उत्तरदायित्व। अब दूसरा जो लक्षण है, जो विशेषताएं हैं, वो है लोकप्रिय राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है, अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार द्वारा स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाना चाहिए। समाज में जो धर्म है, जाति है, वर्ण है, लिंग है, सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक न हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण न कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हो। तीसरी जो बात है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता में बातें करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता में बातें सम्मिलित है कि विचार और भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता है, निवास स्थान है, आवागमन है, व्यापार है, व्यवसाय है, सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। लोकतंत्र प्रतियोगी राजनीति में विश्वास करता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक। व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। जनता को शासन का संयमित विरोध करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता न केवल बहुमत वर्ग को शासन की नीति से असहमत अल्पमत वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। लोकतंत्र
मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव, व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता, उसकी पहल की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यता है। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का समान लक्ष्य है। पांचवी बात है मानव विवेक में विश्वास। लोकतंत्र बर्गसन के अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावना को पुतला बताए। लोकतंत्र मानता है कि मानव जीवन में विवेक की प्रधानता है और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुँचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है। तीव्र मतभेद, विवाद की स्थिति में संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान, समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। कोरी हर्ट्जस के शब्द में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है। मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो, शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को इस सोच करके स्वीकार नहीं करता कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है। सोच के स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग बहुमत शासन है। बहुमत शासन में ये बात नीत है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा सभी संवैधानिक तरीकों से अपने आप को बहुमत में परिणत करने का प्रयत्न किया जा सकता है। गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता। अब है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य अपनाना होगा। शक्ति विभाजन सिद्धांत में भाव नीत है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने तो अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और राजनीतिक संस्थाओं की मर्यादाओं को बनाए रखा जाना चाहिए। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से प्राप्त होनी चाहिए। संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन और लोकतंत्र का ये मूल मानता है कि शासन को सीमित शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्ति नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और ये एक संविधानवादी शासन है। हैरिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है कि विधियों का शासन यानी कि विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता करते व्यक्तियों का शासन नहीं। इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार, यंत्र की व्यवस्था, शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जाना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए जाने हैं उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीक़ों से संभव बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या, लोकतंत्र के गुण क्या है। राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जा सकता है। प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए प्रजातंत्रात्मक पद्धति की स्थापना की गई और शासन व्यवस्था के प्रमुख रूप से निम्न गुण कहे गए। पहले जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता के निश्चित समय के लिए करते हैं। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं। उन शासन के अधिकार उसी आधार पर प्राप्त होते हैं इसका प्रयोग जनता के हितों, इच्छाओं के अनुरूप करेंगे। शासकों की जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। लोकतंत्र सबसे बड़ा गुण है कि शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और उसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किया जाता है। गार्नर शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोक नियंत्रण और उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा शासन अधिक कार्यकुशल होता है। सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र शासन का एक प्रकार नहीं है तो राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार भी है और अतः स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक,
सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। लोकतंत्र के इसी गुण को दृष्टि में रखते हुए वंश ने लिखा कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, और इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके गुण के कारण गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ सिटीजनशिप कहा है। चौथी जो बात है मनोविज्ञान के अनुकूल, लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उनका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने के एक प्रभावशाली साधन है। शासन व्यवस्था को दृढ़ स्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करता है। डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो सकता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने वालों के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन सकता है। समझते इस बात को दृष्टि में रखते हुए हार्किंग ने लिखा कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता। और पांचवा है जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र सबसे बड़ा गुण है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करना। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उसमें अधिकारों की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और संभवतः उस कर्तव्य भावना के उच्चतम स्तर तक उठ जाता है, जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति कारण करना पड़ता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा, किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लावेल ने कहा कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस और आत्मीय पवित्रता को दृष्टि बना सके, क्योंकि प्रजातंत्र बातों को पूरा करता है, इसलिए सबसे अच्छा शासन है। देशभक्ति की जरूरत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ जनता राज्य के प्रति एक प्रकार लगाव अनुभव करती है। इसलिए ये कहा जा सकता है, मिल एक ऐसा विचारक हुआ जो लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, नागरिक अनुभव करते हैं, सरकार उन्हीं की उत्पन्न की वस्तु, अधिकारी उनके स्वामी ने। सातवां जो क्रांति से सुरक्षा, जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं तो इस प्रकार के अत्याचार से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रहता, तब जनता इस क्रांति की जाती है। और लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन संचालन करता है। यदि शासक अनुचित कार्य करे, जनता उन्हें निश्चित समय के बाद विशेष परिस्थितियों में पहले ही अपदस्थ कर सकती है। गिलक्रास्ट ने लिखा कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही क्रांतिकारी नहीं हो सकता। मंत्री विधानसभा में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करता है। आठवां है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए शेष शासित होने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हें तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग, संपत्ति के भेद को महत्व नहीं देते, मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करते हैं। स्वतंत्रता समानता के मानवीय आदर्शों पर आधारित होने का निसंदेह यही श्रेष्ठ है। गेटल ने संबंध लिखा कि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्य में से एक है। विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा पूरा किया जाए। राजतंत्र, सैनिक तंत्र, फासिस्ट, तानाशाही सरकार और दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है। इसी कारण ऐसा करना जरूरी होता है कि लोकतंत्र की सरकार सहस्तित्व की नीति में विश्वास करे, सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से समझाए। 20 सदी को यूरोपीय इतिहास और पाकिस्तान, चीन के साथ भारत के संबंध उपयुक्त विचार प्रश्न करते हैं। और बर्क ने एक स्थान पर लिखा निसंदेह रूप से कि लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा। और 10वां जो है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रस्थान। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है, और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता, लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं, और सत्य के संबंध उनका दृष्टिकोण एक जैसा है। दोनों का विश्वास है कि व्यक्ति का प्रयोग सत्य तक पहुँचाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसा कि मेयो ने कहा कि एक स्वतंत्र समाज के वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावना है।
आज हम इतनी बात करेंगे। कल हम देखेंगे लोकतंत्र के क्या क्या दोष हैं, क्या आलोचना है उसकी, लोकतंत्र के लिए समीक्षा क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में कैसे ले जाया जा सकता है, या यूँ कहें लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, और भारत में लोकतंत्र का क्या भविष्य है उसके बाद देखेंगे हम अगले नेक्स्ट। थैंक्स।